हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक हम थर्ड पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे हास्य कर्ण से निपटान। क्लियर है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपने चैप्टर पर चल चुके हैं और चैप्टर को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे और एक एक करके इन सारों पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। जैसा आपको पता है कि है क्या, देखिए आप इसमें मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप इस पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में एक ऐसी सिद्धांत सूत्रबद्ध किया गया है। कह रहा है जो एक सिद्धांत है वो सूत्रबद्ध किया गया है जो हमारे समाज और राज्य की व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाता है। कह रहे जो व्यवस्था है और उन सबको लोकतांत्रिक बनाता है। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया जाता है। क्या क्या करते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं उनके जरिए ही हम उनको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। क्लियर है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। यहाँ तक कि हाशिए के तबकों की बात है। इनमें अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार के अपने साथ अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरा, इस बात के लिए दबाव डाला जाता है कि सरकार इन कानूनों को लागू कर रही है और कई हाशियाकरण के तबके संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावनाओं के अनुकूल नए कानून बनाने पड़ते हैं। ऐसे होते हैं, इनके अनुकूल ही ये जो है आपके नए जो कानून हैं वो आपके बनाने पड़ते हैं। तो बहुत बार आपका जो लोग हाशिए पर, हाशिए का मतलब किनारे पर, तबके पर, हाशिए का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ा हो, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति हाशिए पर खड़ा है। क्लियर है। मान लीजिए आप परीक्षा देने के लिए गए, आपने परीक्षा दिया और आप पास करने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए थे और आपके 16.5 नंबर आए, तो आप कहाँ खड़े थे? बिल्कुल हाशिए पर खड़े थे, बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। क्लियर है। ये आपको देखना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। आर्टिकल 17 को अगर आप पढ़ेंगे तो अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन है। क्लियर है। क्या किया गया है? उन्मूलन किया गया। ये आपको ध्यान रखना। ठीक। यानी कि आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्लियर है। पहले हमारे समाज में बड़े ज्यादा रूप में विद्वान था ये अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और आपका छुआछूत। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ाने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। कह रहे कि अंत आप किसी के साथ ये करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, अरे नहीं नहीं इसको मत छूना, ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर आप कोई इस तरह की हीन दृष्टि किसी के प्रति रखते हैं तो ये अनटचेबिलिटी बड़ा गलत है। ये संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ। उदाहरण के तौर पर संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन पर दलितों का इस प्रावधान का सहारा लेते हैं कि दलित इस प्रावधान का आपका सहारा भी लेते हैं। क्लियर है। सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं करती है।
वे मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हैं, बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित करते हैं और इस ओर जोर देते हैं कि संविधान का पालन करना और उन्हें न्याय प्रदान करना है। कैसे है? उन्हें सही रूप से उनका पालन करना है और उनका देखना है। इस तरह मुसलमान और अल्पसंख्यकों समुदाय में भी संविधान के मौलिक अधिकारों का सहारा लिया, जिन्हें धर्म और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी सांस्कृतिक धर्म में समूह में अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला है। इस तरह से विभिन्न संस्कृति अधिकारों का व्यवस्था में संविधान में ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया है। उद्देश्य यह था कि इन संस्कृतियों पर बहुमत पर समुदाय में संस्कृति का वर्चस्व ना हो, ना ही नष्ट हो। जो संस्कृति में मतलब जो उनका वर्चस्व है, जो बना हुआ है, वो वैसा ही बना रहे वर्चस्व, वो आपका नष्ट ना हो। हाशिए और तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार इस तरह की कार्रवाई नहीं करती जो देश में हाशिएकरण के तबकों पर आपके कानून और नीति बनाई। इन नीतियों में सम्मिलित आपके सिफारिशों का सर्वेक्षण किया है और इन नतीजों पर आधारित है। सरकार इस तरह की नीतियों का प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। क्या कर सकती है? खास तबकों का जो चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जा सके। तो हमें ध्यान क्या देना है कि जैसा कि आप पहले पढ़ चुके, नागरिकों की रक्षा करना, उनको ध्यान रखना कि भाई इनका जो है कोई किसी प्रकार से शोषण ना हो। ठीक, जो ये चीजें, ये हमको सारी चीजें देखनी। आगे देखते हैं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र जनजाति आबादी वाले भारी दलित आबादी इलाके में विशेष योजनाओं को लागू करती है। उदाहरण के लिए स्थानों पर दलित आदिवासियों की सरकार की ओर मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराती है। छात्रावास जो है उनको सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधा हासिल कर सकें जो मुमकिन है उन्हें अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हुई। आप देखते हैं कि बहुत सारे दलित आदिवासी बच्चे, जनजाति बच्चों को सरकार स्पेशली मॉडल स्कूल खोलती है जो वहाँ रहकर आपको प्रोवाइड कराती है। शायद वो हॉस्टल में रहकर ना पढ़ सकें, इतना वो खर्चा वहन ना कर सके, तो सरकार क्या करती है, ऐसा करने का प्रयास करती है ताकि वो लोग उस चीज को वहन कर सकें और इजीली उसको चला सकें। ठीक, ऐसी चीजों को सरकार क्या करती है, हमेशा ध्यान रखती है। क्लियर है? और उनको लागू करने का भी प्रयास करती है। ध्यान रहेगा इतना। इसलिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था इस तरह की एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के बेहद विकासवाद भी है। शिक्षा संस्थान, सरकारी नीतियां दलित और आदिवासी के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे समाज में जैसा कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ाने लिखने और निपुणता हासिल करने के अवसर से वंचित रखा गया है, लोकतांत्रिक सरकार इन तबकों की सहायता से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनके लिए एक ठोस कदम उठाए जाए, यानी वो समाज, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं आपकी मूल धारा से पिछड़ गया है, जो शैक्षणिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, नौकरी के भेदभाव में वो सफर, वो तुलनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से वो चीजें नहीं कर पाया जो उसको करनी चाहिए थी, चलनी चाहिए थी, उनके लिए वो सारी चीजें उपलब्ध कराना,
उनको वो सारी चीजें सुनिश्चित कराना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनको ध्यान में रखा गया है और उनको देखा गया है। क्लियर है? तो हमको ये सारी चीजें देखना, ये सारी चीजें करना और ये सुनिश्चित करना देखा गया है। क्लियर है? ये हमको देखना। आरक्षण की नीति इस तरह से काम करती है कि देश भर में सभी राज्यों की सरकार के पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जनजाति अपनी सूचियों में। इस तरह की अनुसूचित केंद्र सरकार के पास भी है। विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति को सबूत देना होता है। मान लीजिए आपने कोई ये ऐसा किया है कि भाई मैं ओबीसी का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, तो आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जो प्रॉपर तहसीलदार या एसडीएम रैंक का जो अधिकारी है गजटेड, वो उस चीज को वेरीफाई करता है पटवारी की रिपोर्ट लगने के बाद कि हाँ मैंने जाकर वहां सुनिश्चित किया है, क्योंकि राजस्व का मामला है और हमने जाके सुनिश्चित किया है ये व्यक्ति इस गांव में रहता है, इस जाति का है, मैंने सुनिश्चित किया है। फिर उसको ऑथराइज करता है तहसीलदार या फिर एसडीएम रैंक का व्यक्ति, फिर उसको सुनिश्चित कर लेता है, फिर वो जाति प्रमाण पत्र के रूप में मिल जाता है। वही एक तुम्हारे पास क्या है, प्रूफ रहता है। अगर कोई खास दलित जनजाति सरकारी सूची में है तो उसे जनजाति की उम्मीदवार के आरक्षण का लाभ उठा सकता है, फिर उसको रिजर्वेशन मिलेगा ताकि वो शिक्षा में पढ़ सके, सामाजिक सुनिश्चितता कर सके। इन सब के लिए तो इसको आरक्षण की जरूरत होती है और इसीलिए ये सारी चीजें प्रोवाइड भी करेंगे। क्लियर है? ये देखने का प्रयास। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए। अब आरक्षण है तो खास तौर पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पेशावर संस्थानों में दाखिलों के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय हुई। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते थे। इनमें दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है। परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया गया है, न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा प्राप्त किए हैं, सरकार इन विद्यार्थी को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आपने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो 9th क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें आपका जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बारे में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि क्या है रिजर्वेशन और कैसे उनके लिए सुनिश्चित किया गया, ठीक, और अच्छे से आप जानिए। देख लिया? तो न्याय को प्रोत्साहन देने, ऐसा समाज जो आपका हाशिए पर, किनारे पर है, क्या है? ऐसा समाज जो हाशिए पर है और जो किनारे पर है, उसको प्रोत्साहित करना और उसको मूल विचारधारा के रूप में लेके आना, ये भी अपने आप में एक है। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को देखना है, इन सारी चीजों को बात करना है, ठीक, इनको देखना। दलित और आदिवासियों के अधिकार, फिर अच्छा, हाशियाई समुदाय में भेदभाव और शोषण से बचाव के लिए नीति के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए। कह रहे हैं कि बहुत सारे कानून भी बनाए गए। आइए यह एक सच्ची घटना पर आधारित केवल इसकी केस स्टडी जो है हम लोग पढ़कर अपनी रक्षा के लिए दलित कानूनों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हम देख लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा हम इन पर बात करेंगे। आगे बढ़े। चकमालूर गांव में लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती है। 5 दिन चले इन उत्सव के आसपास 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही दलित आदिवासी एक व्यक्ति पुजारी के पैर धोता है।
धावकों को इसमें पानी से नहाता है और जमकर मां गुजारी काम रत्ना के परिवार के लोग हैं। रतनाम से पहले उसके पिता और दादा ये काम करते थे और कभी कभी मंदिर में दाखिल होने दिया जाता था। सोचिए, दलित समुदाय का एक व्यक्ति है, सारे पुजारियों के पैर धोता है, धोकर उस पानी से नहाता है। यानी कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनके पैर धोएगा, उस धुए पानी से खुद को नहाएगा, तब उसको मंदिर में प्रवेश मिलता है। लेकिन इन रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा गया। कैसा है, ये बड़ा सम्मान की बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं। इस बार रतनाम की बारी थी। रतनाम 20 साल का लड़का था। उसके पास कॉलेज में एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। यह इस रस्म को निभाने से इनकार कर देता। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कोई ऐसी प्रथा या ऐसी कोई रकम मैं आपका नहीं निभाऊंगा। उसने कहा कि इस संस्कार में विश्वास नहीं करता। उसने पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कह रहे, ये बाप का संस्कार नहीं है। हमारे पुरखे जो दलित हैं, दलित होने की वजह से उनको इस तरह से आपका मजबूर किया जा रहा है। रतनाम ने इंकार करने से न केवल गांव को आपका ताकतवर जातियों, बल्कि उनके समुदाय के परिवार को भी खौफ था कि ऊंची जाति के लोगों को यहां देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रतनाम की पढ़ाई लिखाई से उसे बिगाड़ दिया है, अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा। सोच के देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब अगर बच्चा बाहर पढ़ा है, गलत को गलत ना कहे और सही को सही ना कहे तो फिर क्या, तो लोगों को आपत्ति दिक्कत तो होगी। क्योंकि जिनकी व्यवस्था बनाई हुई है, अगर कोई उनको अल्प वयस्क या वयस्क व्यक्ति चुनौती देगा, उनके सत्ता को चुनौती देगा, तो उस चीज को सीधा अपने दिल पर लेंगे, और दिल पर लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना, संघर्ष होना, विवाद होना, ये बड़ा आम रूप है उनका। और वो उसी झरोके में है इस टाइम। ऐसा है, उसी झरोके में खड़ा। तो ऐसी चीजें होना बड़ा लाजमी है और बड़ा लाजमी तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है। क्लियर है? रतलाम की जाति के लोगों ने ऊंची जाति के लोगों को में गुस्से की आशंका के डर कि यार ऐसा ना हो कि जो आपका रतलाम की जाति के जो लोग हैं वो डरने लगे कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उन पर गुस्सा ना कर दे। उनमें से बहुत सारे सरणों के खेत खलियान में दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं। प्रभुशाली जाति के काम देना बंद कर देंगे तो क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जाति ने ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो वह स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रतलाम की दलित चूंकि आज तक एक दलित मंदिर भी के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता पर उनका गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। रतलाम कहता कि जब आज तक कोई मंदिर के अंदर ही नहीं गया तो भाई देवता हमसे नाराज कैसे होगा। हमने जिसे पूजा नहीं, जिसे माना नहीं, जिसने हमारे लिए कुछ करा नहीं, वो हमसे नाराज होकर क्या करेगा। क्लियर है? तो रतलाम ये उनको बोल देता है कि ऐसा नहीं है। अब देखिए होता क्या है, रतलाम ने तो ऐसा कह दिया। ताकतवर जातियों ने रतलाम को सबक सिखाने का ठाना। समुदाय को हुक्म दिया कि वे रतलाम और उसके परिवार का बहिष्कार कर देंगे। सभी लोगों को आदेश दिया गया कि कोई भी परिवार उसे किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। एक दिन रात में अचानक कुछ लोग आकर रतलाम की झोपड़ी में आग लगा दी। रतलाम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग कर निकला। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 के तहत स्थानीय थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे, उन्हें लगा कि अगर अपना मुंह खोल देंगे तो हालत रतलाम जैसी होगी। स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना को काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रतलाम ने उन्हें दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया और विदापन रतलाम को खत्म करने दिया। लेकिन परिवार को गांव छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि गांव में ऊंची जाति के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। सोच के देखिए,
एक प्रथा ना मानने की वजह से अपना घर और गांव और अपना समाज और अपना परिवार, अपनी जुड़ी यादें सबको छोड़कर जाना पड़ा एक व्यक्ति को। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती है कि भाई ये किस तरीके से चल रहा है, क्या सामाजिक ताना बाना है, किस तरीके से रचा गया है और रचने के पीछे की स्थिति क्या है और क्यों रचा है ये ताना बाना, इन सबको देखना होता है। क्लियर है? तो कैसी रचनाएं हैं, क्यों रचा है, ये दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889। रतलाम ने अपने गांव में ऊंची जाति के द्वारा दिए गए भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवाई और कानून का सहारा लिया। कुछ कानून है उनका सहारा लिया। यह कानून 1898 में दलितों के लिए था। कैसा था? 1898 में जो आपके दलित थे उनके समुदाय के लिए या उनके रूप में रखा गया। तो यह कानून 1988 में दलितों और अन्य समुदाय की मांग के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ा कि वह दलित और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाला दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे कि भाई कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, दलितों के साथ कोई कार्रवाई करे। ऐसे तो इस तरह के लंबे समय से चल आ रहा है, लेकिन 70 के दशक में आखिरकार और 80 के दशक में यह सामयिक हिंसक रूप लेने लगी। इस दौरान आग्रही दलित संगठन सामने आया। उन्होंने अपने हक के लिए पुरजोर आवाज उठाई ताकि वे जातियों और दायित्व निभा सके। तैयार नहीं थे समानता का अधिकार चाहे है रतलाम की तरह उन्हें दलितों का अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं से इनकार कर दिया। इसी वजह से ऊंची जातियों के लोग खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। इस बात का एहसास करने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए। छुआछूत अभी भी जारी है। इस बात के लिए दबाव बनाए कि नए कानून दलितों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के हिंसा की सूची बनाई जाए और इसे अपराध विभिन्नता वालों को खास सजा देने का प्रावधान भी किया कि भाई हम उसको उस सजा के प्रावधान के अंतर भी रखेंगे अगर कोई किसी प्रकार का होता है। तो अनुसूचित जाति SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1988 बड़ा मजबूत कानून है। कोई अनटचेबिलिटी करता है, कोई बिना बात उनको दबाता प्रेशराइज करता है, तो इस तरीके से वो लॉ एक्टिव होता है और बहुत सारे उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, जो इन सब चीजों को आपका आगे बढ़ाती है और दिखाती है कि किस प्रकार से उनका प्रोटेक्शन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, गौर करते हैं, बात करते हैं कि आखिर में ये सब चीजें हुई कैसे हैं, क्यों हो रही। तो इन पर और हम विस्तृत रूप से आपकी चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम इनको देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों इतना ही हम लोग देख पाए, इतना ही हम लोग आपका समझ पाए। तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई प्रश्न किसी बच्चे का, एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से एक प्रथा को ना मानने की वजह से जो चीजें हुई, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो आप सब चीजें आपने देखी। तो आप देखिए किस तरीके का समाज था, कैसे ये सारी चीजें थी, इनको हमने देख लिया, पढ़ लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।